एक इन्वेस्टर के पास मार्केट में जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको एवरेज या ठीक ठाक काइंड ऑफ रिटर्न मिलता है। दूसरा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप मार्वलस काइंड ऑफ रिटर्न अचीव कर सकते हैं। आई मीन बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली 99% ऑफ द टाइम एक इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होता है कि जब भी हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, या फिर हमारी विज़न इतनी वाइड नहीं होती है कि हम एक दूसरी अपॉर्चुनिटी को भी देख पाएँ। सो इसको एक क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ यू आर अ बैट्समैन, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको मैच में डेथ ओवर चल रहा है एंड आपको एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉलर बॉलिंग करेगा डेथ ओवर्स में। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगेन आपको एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉलर ही बॉलिंग करेगा डेथ ओवर में, बट वो जो बॉलर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है नो बॉल वगैरह या एक्स्ट्राज वगैरह देने में। अब सपोज अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हो, ऑल दो वी ऑल नो कि दोनों ऑप्शन में एज अ बैट्समैन अगर एक पार्ट टाइम स्पिनर बॉलिंग कर रहा है डेथ ओवर में, सो चांसेस आर कि वहाँ पे अगर हम इसको नंबर्स में समझें तो आप बहुत ईजिली 15-20 रन को ओवर निकाल सकते हो पहले वाले ऑप्शन के साथ में। बट अगर आप एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पे बॉलर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है नो बॉल्स वगैरह देने में या वाइड्स वगैरह ज़्यादा देने में, एक्स्ट्रास वगैरह ज़्यादा देने में, तो वहाँ पे उस बैट्समैन को मार्जिन ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि बॉल्स ज़्यादा मिल जाएगी। सो चांसेस आर कि वो 15-20 रन का ओवर जो है वो 30-35 रन का ओवर कन्वर्ट हो सकता है अगर टैक्टिकली वो बैट्समैन एक सही ऑप्शन को चूज़ करे। सो सिमिलरली स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम चूज़ करते हैं एक स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ आर एनालिसिस, जहाँ पे हमें एवरेज या ठीक ठाक काइंड ऑफ रिटर्न मिलता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम अपनी विज़न को वाइड रखें तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो वो ठीक ठाक काइंड ऑफ रिटर्न हमारा ऑलमोस्ट डबल रिटर्न डबल रिटर्न में कन्वर्ट हो सकता है, जो हमने इस क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में समझा। अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ मार्केट, सो लाइव एग्जांपल अगर हम देखें, रीसेंट एग्जांपल जो अभी हुआ है आज से अराउंड 1-1.5 साल पहले जनवरी 22 की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर जो पूरा का पूरा सेक्टर था वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था कोविड के टाइम से लेकर के जनवरी 2022 तक। एंड एवरीवन इज सेइंग कि अगले 4-5 साल पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, डबल डिजिट में पूरा सेक्टर ग्रो करेगा। हर एक बिजनेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो थे, आईटी कंपनीज जो थी पूरे सेक्टर में, वो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही थी, मार्जिन्स उनके लगातार इंप्रूव हो रहे थे, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहे थे। बट सडनली हमने देखा कि जैसे रिसेशन स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुई, सप्लाई चेन के इश्यूज़ आए, इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज़ के क्लाइंट हैं ग्लोबली, उनके आउटलुक थोड़े से नेगेटिव होने स्टार्ट हुए। उन्होंने कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करी, जो वो स्पेंड कर रहे थे अपनी आईटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसको कम करना शुरू किया। एंड धीरे धीरे जितनी भी ये इंडियन आईटी कंपनीज़ है, इनके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ा, इनकी रेवेन्यू ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ा, एंड ग्रेजुअली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत ही सीवियर इफेक्ट हुआ था। जिसकी वजह से हमने देखा कि एक टाइम पे जो सेक्टर जहाँ पे सब बुलिश थे, हर कोई आईटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, सडनली एक इस क्राइसिस की वजह से पूरा का पूरा सेक्टर लगातार करेक्शन मोड में आ गया। एंड हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अपने पीक पे था वो जनवरी 22 के आसपास, एंड वहाँ से वो सेक्टर लगातार गिरता चला गया। एक दूसरा एग्जांपल देखें अगर हम बैंकिंग का, सो वी ऑल नो कि कोविड तक अगर हम देखें उससे पहले का जो 5-6 साल था, वो बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। हम इसको एनबीएफसी सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस हुए, आईएलएफएस क्राइसिस हुआ, यस बैंक क्राइसिस हुए, जीएसटी की वजह से, डिमोनेटाइजेशन की वजह से, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए जिनकी वजह से बैंक्स के, एनबीएफसीज़ के एनपीए के नंबर लगातार बढ़ते गए, एसेट क्वालिटी उनकी ख़राब होती गई, प्रॉफिट ग्रोथ उनका बहुत, आई थिंक पूरा का पूरा कई ऐसी बैंक्स हैं जो प्रॉफिट से लॉस में आ गई। देन लोन की डिमांड इकॉनमी में बहुत ही कम हो गई थी, क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। जो आज के टाइम पे हम लोन ग्रोथ देख रहे हैं 16% 17% का पूरे सेक्टर का, वो उस टाइम पे 5% 6% के आसपास आ गया था। सो इतनी चैलेंजिंग टाइम था ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। एंड वहाँ पे ऑल्दो अगर हम 2021
का स्टार्टिंग पीरियड देखें तो कुछ बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ बैंक्स के नंबर इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गए थे, बट बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा था कि 5-6 साल बहुत ख़राब रहा है बैंकिंग के लिए, तो कोई भी इन्वेस्टर बैंकिंग में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं कर रहा था। पहली चॉइस जो थी वो लोगों की बैंकिंग नहीं थी, डिस्पाइट कि कुछ बिजनेसेस या कुछ बैंक्स पूरे सेक्टर में अच्छा करना स्टार्ट कर रहे थे। बट जब हमने देखा कि पूरा का पूरा आईटी सेक्टर करेक्ट होना स्टार्ट हो गया एंड लोगों का जो सेंटीमेंट था आईटी सेक्टर के लिए अगले 4-5 साल के लिए वो उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुआ वो। सो लोगों का फोकस वहाँ से चेंज होकर के बैंकिंग की तरफ आया, जहाँ पे लोगों ने देखा कि बैंकिंग पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, इकॉनमी में क्रेडिट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, फंडामेंटली बैंक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है एंड आउटलुक हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रहा है अगले 3-4-5 सालों के लिए। एंड सडनली हमने देखा कि मार्केट में बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग स्टॉक्स वो बढ़ने शुरू हो गए, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स, और पिछले 1-1.5 साल में या 2 साल में बैंकिंग सेक्टर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं हर एक स्टॉक ने। आई मीन वी कुड से 90% जो स्टॉक्स हैं, 90% जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1.5-2 साल में। अब यहाँ पे पहला केस लेते हैं जहाँ पे हम दो सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो ये है, सपोज़ एक इन्वेस्टर है जिसने आईटी सेक्टर में बिल्कुल पीक पे इन्वेस्ट किया, सपोज़ जनवरी 22 में इन्वेस्ट किया, जब वो सेक्टर अपने बिल्कुल पीक पे था। उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर हर कोई चाहता है कि मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जो ग्रो कर रहा है, जहां पे आउटलुक बहुत अच्छा है आने वाले 3-4-5 साल के लिए, जो हम कह सकते हैं जनवरी 2022 तक ये चीज़ थी आईटी सेक्टर के साथ। बट नेगेटिव चीज़ वहाँ पे हो जाती है या गलत चीज़ वहाँ पे हो जाती है जब चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई उस सेक्टर के लिए, आउटलुक चेंज होना स्टार्ट हुआ उस सेक्टर के लिए, एंड उस इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो को या अपनी एलोकेशन को चेंज नहीं किया आईटी सेक्टर से। बिकॉज देन क्या हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50% इवन 60-70% करेक्ट हो गए अपने पीक से। तो अगर वहाँ पे सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया एक इन्वेस्टर ने, तो उनको बहुत ही सीवियर हिट लेना पड़ा होगा अपने पोर्टफोलियो पे। दूसरा केस अगर हम डिस्कस करें, सपोज एक ऐसा इन्वेस्टर है जिन्होंने अगेन पीक पे इन्वेस्ट किया आईटी सेक्टर में, बट उन्होंने देखा कि चीज़ें चेंज हो रही है ग्लोबली, रिसेशन का माहौल बन रहा है जहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज़ की कॉस्ट कटिंग हो रही है, उनके प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उसको कई जगह रोक दिया गया है एंड मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। सो स्टार्टिंग में ही उस इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो चेंज किया आईटी सेक्टर से। आई मीन दोनों केस हो सकते हैं, या तो उन्होंने पूरी तरीके से एग्जिट किया या उन्होंने अपने एलोकेशन कम किया, जिसकी वजह से उनको कम इफेक्ट हुआ कंपेयर टू द अदर इन्वेस्टर। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस यहाँ पे ये है जिसको हम अपने क्रिकेट वाले एग्जांपल से समझेंगे। सो सपोज एक सेक्टर है जहाँ पे 10 कंपनीज़ हैं, उन 10 कंपनीज़ में से 7 से 8 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी करंट परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, पूरे सेक्टर में काफ़ी चैलेंज चल रहा है, बिजनेसेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, एंड 2-3 ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस पूरे चैलेंजिंग सिचुएशन में भी करंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। नाउ एक और सेक्टर है जिसमें 10 कंपनीज़ हैं, उन 10 कंपनीज़ में से 7-8 ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिनकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, आने वाला आउटलुक भी वो 7-8 बिजनेसेस बहुत अच्छा दे रहे हैं। सिर्फ 2-3 ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आउटलुक भी कुछ खास नहीं है। सो नाउ अब अगर हम इसको रिलेट करें एज एन इन्वेस्टर, मुझे बिजनेस एनालिसिस तो वही सेम करना है उस सेक्टर के लिए भी जिसकी करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और सिर्फ 2-3 बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, उस सेक्टर के लिए भी सेम जिसके 7-8 बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 बिजनेसेस अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए तो चेकलिस्ट सेम रहेगा, बिजनेस एनालिसिस का प्रोसेस सेम रहेगा। सो मैंने पूरा एनालिसिस किया, पूरा एफर्ट डाला दोनों ही कंपनीज़ पे, दोनों ही सेक्टर की कंपनीज़ पे, एंड मैंने एक स्टॉक दोनों सेक्टर से चूज़ किया। हम एग्जांपल के लिए इसको नाम दे देते हैं, एक स्टॉक मैंने चूज़ किया आईटी सेक्टर से जहाँ पे 7-8 कंपनीज अच्छा नहीं कर रही थी एंड 2-3 कंपनीज जो हैं वो अच्छा कर रही थी, उनमें से मैंने एक स्टॉक चूज़ कर लिया। अगेन मैंने एक स्टॉक चूज़ किया, इसको हम बैंकिंग सेक्टर का नाम दे देते हैं, जिसमें 7-8 कंपनीज जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी एंड उसमें से मैंने कोई एक बैंक चूज़ कर लिया। सो दोनों ही मैंने ऑल दो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज चूज़ की है अपने अपने सेक्टर में, बट
अगर अगर इसको हम क्रिकेट वाले एग्जांपल से समझे तो चांसेस हैं कि मैं 15-20 रन तो बहुत इजीली कर सकता हूँ उस ओवर में। बट अगर मैं उस बॉलर को चूज़ करूँ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है नो बॉल्स या एक्स्ट्राज वगैरह देने में, तो वहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 15-20 रन का ओवर मेरा 30-35 रन का हो सकता है। सेम इस थ्योरी में भी, इस केस में भी, अगर मैं एक ऐसा सेक्टर चूज़ कर रहा हूँ, यानी कि इस केस में अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के साथ जा रहा हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली स्टॉक तो अच्छा है, स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, बट क्योंकि वो पूरा का पूरा सेक्टर ही अभी अप ट्रेंड में है, पूरे सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, करंट मोमेंटम बहुत अच्छा है, इकॉनमी में उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बहुत अच्छी है, तो चांसेस है कि जो मैं एवरेज रिटर्न अचीव करता एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके, जहाँ पे पूरा सेक्टर चैलेंज फेस कर रहा है बट कुछ कंपनीज, एक दो कंपनीज अच्छा कर रही है, वहाँ पे चांसेस थे कि मैं एवरेज रिटर्न अचीव कर सकता था। बट अगर मैं एक ऐसा सेक्टर चूज़ करूँ, एक ऐसी कंपनी चूज़ करूँ जो पूरा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो चांसेस है कि मेरे रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूँ, सो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज बहुत अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी है। पूरे आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी, स्पेशली लार्ज कैप की, बट ये बिज़नेस अभी भी लगातार, अगर हम इसका पिछले कुछ क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो 18%, 20%, 20-22% के आसपास की ग्रोथ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। बट अगर आप इसका स्टॉक का रिटर्न देखोगे तो 35% का रिटर्न है स्टॉक का पिछले एक साल में। ये तब जब जनवरी या फरवरी में ये स्टॉक 5,500-6,000 के आसपास था, वहाँ से करेक्ट होके ये लास्ट ईयर आई थिंक 3,000 तक गया था, और वहाँ से अगर हम इसको पिछले एक साल से कंपेयर कर रहे हैं तो 35% का इसने रिटर्न दिया है। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें, लेट्स से कल्याण ज्वेलर एक और बिजनेस है, उनकी ग्रोथ रेट भी सेम है, ग्रोथ रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम 20-22% की ग्रोथ रेट है कल्याण ज्वेलर की भी पिछले 3-4 क्वार्टर्स की, बट वो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया पिछले एक साल में। रीज़न सबसे बड़ा इसका ये है कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक ऐसी सेक्टर से एक ऐसे सेक्टर में है जो पूरा का पूरा सेक्टर अभी अच्छा नहीं कर रहा है, आउटलुक अच्छा नहीं है, बट कुछ ऐसी 2-3 कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर जो एक ऐसे सेक्टर में है, ज्वेलरी सेक्टर में है, जो कोविड के बाद से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो, चाहे वो सेंको गोल्ड हो जो अभी न्यूली लिस्टेड हुई है कंपनी है, जितनी भी ज्वेलरी कंपनी है जो इंडिया में जिनका मेन ऑपरेशन है, उन सारी कंपनीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पोस्ट कोविड, उनकी डिमांड बहुत अच्छी रही है, चाहे वो वेडिंग सीज़न हो या कोई फेस्टिव सीज़न हो, वहाँ पे गोल्ड की डिमांड बहुत अच्छी रही है, हायर सेल्स रिपोर्ट की है हर एक कंपनी ने, तो पूरा सेक्टर ही जब अच्छा कर रहा है, ऐसे में एक ऐसी कंपनी जो 20-22% भी ग्रो कर रही है, बट वो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है उस स्टॉक के लिए, कंपेयर टू ऐसा स्टॉक जो कर अच्छा रहा है, वो बिजनेस अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट उस स्टॉक ने रिटर्न जो है वो कंपेयर हम कह सकते हैं एवरेज रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि जो पूरा सेक्टर है वो बहुत ही सीवियर चैलेंज फेस कर रहा है इस टाइम पे, एंड मार्केट में सेंटीमेंट वहाँ पे उतना पॉजिटिव नहीं है कंपेयर टू पहला वाला एग्जांपल। सो ये इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्टर आइडेंटिफिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वेस्टिंग में, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज हम अब सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं कि एक बिज़नेस को एनालाइज किया, बिज़नेस हमें समझ में आया एंड उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हम अगर हम अपने विज़न को थोड़ा वाइड रखें, एंड बिज़नेस एनालिसिस तो करना ही है, ऑब्वियसली आपको बिज़नेस मॉडल समझ में आना चाहिए, उसका ग्रोथ आउटलुक समझ में आना चाहिए, और उसके साथ में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि इसके साथ में मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में, कि अगर ये बिज़नेस एक ऐसे सेक्टर से है जो बहुत अच्छा कर रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और अपने मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकता हूँ। वीज़ा वीज़ अगर मैं एक ऐसे सेक्टर, एक ऐसी कंपनी को चूज़ करूँ जिसका पूरा सेक्टर अभी चैलेंजिंग फेस में है, सफ़र कर रहा है, आउटलुक पूरे सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है ये स्टॉक भी चले, बट चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे मैं अंडर परफॉर्म करूँगा कंपेयर टू फर्स्ट वाला एग्जांपल। सो ये सेक्टर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, इसको हम एक आने वाले वीडियो में समझेंगे। एक ऐसा सेक्टर डिस्कस करेंगे जो भी
बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है उस सेक्टर की बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपके पास कोई और एग्जांपल हो, जैसे मैंने L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कल्याण ज्वेलर का एक एग्जांपल दिया, अगर आपके पास कोई और ऐसा एग्जांपल हो, सो आप भी वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।